नमस्कार, मैं हूं दीपिका। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भिंड से आ रही, जहां पे दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत का मामला। मंत्री राकेश शुक्ला मृतकों के घर पहुंचे हैं। फूप अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना है। सरकार पीड़ितों की पूरी मदद करेगी, मंत्री का यह कहना है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी जानकारी भिंड से, जहां पे दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए थे। 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक बच्चे भी शामिल थे। और आज देखिए, कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला बाकायदा पीड़ितों के घर पहुंचे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है। पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया है। फूप अस्पताल में पहुंचकर मरीजों का हालचाल भी जाना है, उनका कुशल क्षेम जाना है। और यहाँ पर देखिए, पीड़ितों के घर भी पहुंचे हैं। अस्पताल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरीजों का हालचाल जाना है, किस तरीके से उनका उपचार किया जा रहा है। और डॉक्टर्स की टीम भी आपको नज़र आ रही है स्क्रीन में। डॉक्टर्स को भी ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। दरअसल यहाँ पे एक लाइन टूटी थी पानी की, जिसके बाद से पानी दूषित हो गया था और वो दूषित पानी पीने से 50 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए थे, जिनका उपचार नज़दीकी अस्पताल में चल रहा था। दिलीप सोनी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अपडेट लेते हैं दिलीप सोनी से। दिलीप, आज फूप अस्पताल पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला। बाकायदा यहाँ पे मरीजों से बातचीत की है, उनका कुशल क्षेम जाना है। क्या दिशा निर्देश यहाँ पे कैबिनेट मंत्री की तरफ से प्रशासन को दिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो फूप के जो 3 वार्डों में जिस तरह से महामारी जैसी जो हालत पूरी तरह से बन चुके थे, उसके बाद जो हालत बन चुके थे उसमें 3 लोगों की जो मृत्यु भी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इसमें जो दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हुई थी। इसकी घटना के बाद जो मोहन सरकार के जो मंत्री हैं राकेश शुक्ला, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो पूरे दल बल के साथ, प्रशासनिक अमले के साथ, वहाँ के जिला कलेक्टर भी मौके पर वहाँ पहुंचे थे और वहाँ ग्रामीणों से बातचीत की। यहाँ तक कि जो मृतक के जो परिजन है, उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और उनको आश्वासन दिया है उनको। और आश्वासन का कहना है कि जिस तरह से शासन की जो योजना है, उनके योजना का पूरी तरह से लाभ दिया जाएगा। जो भी स्थिति अगर होगी, उसकी पूरी जांच की जाएगी। जो घटना हुई है, उसकी पूरे मामले की जांच के उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। उनका कहना है कि जिस तरह से जो घटना हुई है, काफी निंदनीय जो घटना है। जिस तरह से घटना आगे से ना हो, इसके लिए आगे एहतियात के तौर पर बिल्कुल यहाँ पे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जब यहाँ पे मंत्री जी मृतकों के परिजनों से मिले तो उनका क्या कहना था, और जो मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है, उनकी क्या मांगे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जो दूषित पानी पीने से कई इसमें जो मरीज हैं, मरीजों की संख्या जिस तरह से 84 से लेकर 90 तक हो चुकी है। जो मरीज हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, और जो अस्पताल में जो भर्ती मरीज है, उनको देखने के लिए जो मंत्री जी मौके पर जो फूप के बाद जो अस्पताल है वहां पर पहुंचे थे, उनको जो मुलाकात की है, उनका जो मुलाकात करने का उनको आश्वासन दिया है कि जिस तरह से जो भी इसमें जो दोषी होंगे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो उचित मुआवजा होगा वो दिया जाएगा और उसे अच्छे से अच्छा इलाज कराने का उनको आश्वासन दिया है। वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की टीम को वो अलर्ट किया गया। उनका कहना है कि जिस तरह से कोई इलाज में कोई किसी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आनी चाहिए, और इस तरह के दिशा निर्देश वहाँ के अधिकारियों को दिए। बिल्कुल, मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद जाहिर सी बात है, पीड़ित परिजनों को थोड़ा सा हौसला मिला होगा और जरूर दिशा निर्देश यहाँ पे जरूर अस्पताल को भी दिए गए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर नीट परीक्षा में ग्रेस मार्किंग को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनको ओरिजिनल मार्क्स ही दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि पूरी परीक्षा फिर से होनी चाहिए। हमारे सहयोगी समीर खान ने परीक्षा देने वाले छात्रों से बातचीत की है, सुनिए। देश में नीट के एग्ज़ाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो हम ये कहें कि पूरा की पूरा मामला पहुंच गया है। और जिस तरह से आज नीट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्थान है, उसका ये कहना है कि वो जो है
दोबारा एग्जाम उन सेंटरों पे कराएगी या उस सेंटर पे कराएगी जहां पर सभी के मार्क्स एक जैसे हो गए हैं। जो उन्हें ग्रेस नंबर मिले हैं वो नंबरों को भी जो है वापस लेने की बात कही गई है और एग्जाम ही फ्री से अब होना है। लेकिन हमारे साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछली बार भी जो एग्जाम दिया था, वो सारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यशराज जैन। यशराज जी, क्या तैयारी की थी और क्या उम्मीद थी रिजल्ट से और क्या रहा आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने बोर्ड्स कंप्लीट करे और बोर्ड्स के टाइम में भी मैं अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहा था नीट की। और उसके बाद जब बोर्ड्स ख़त्म हुए मैं नेक्स्ट डे से नीट के लिए तैयार हो गया था। तो अब जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जो आपके नॉलेज में सब चीज़ें आई होगी, सुप्रीम कोर्ट भी चले गया है संस्थान, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये पूरा गलत था। पहली बात तो उन्हें ग्रेस मार्क्स देख के देने चाहिए थे, ग्रेस मार्क्स देने का गलत था। और मेरे ख्याल से जो एक झाझर का है केस आया है कि 8 टॉपर्स एक ही सेंटर से आए हैं, वो भी गलत था। वो तो साफ साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है उस सीन में। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पूरे एग्जाम फिर से होना चाहिए या क्या? शायद मेरे ख्याल से मतलब पूरा कराना तो कठिन रहेगा, पर वो ऐसा कर सकते हैं जिनके लिए ग्रेस मार्क्स दिए हैं उनका रीनीट करा सकते हैं। रीनीट ग्रेस मार्क का कराने का बोल रहे हैं। आपका नाम बताइए, आपका क्या नाम है? प्रहलाद गुप्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि पेपर फिर से होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे केस भी हुए पेपर लीक के, इस वजह से फिर से पेपर होना चाहिए नीट का। होना चाहिए। आपका नाम बताइए। अतुल पाटीदार। अतुल जी, आपने भी नीट की तैयारी की थी, एग्जाम भी दिए थे, क्या किस तरह से रहा आपका? रिजल्ट एक्सेप्टेशन के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन नीट एग्ज़ाम फिर से होनी चाहिए। हाँ आपको क्या लगता है, क्या गड़बड़ियाँ हुई थी? जी हाँ, गड़बड़ियाँ हुई थी, क्योंकि बच्चों को ग्रेस मार्क मिले उस हिसाब से कह सकते हैं कि गड़बड़ियाँ हुई थी। और एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर हुए नहीं निकले। सेंटर के अलावा भी और कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है आपको? और गड़बड़ी ग्रेस मार्क की है सिर्फ। आपको क्या लगता है? आपका नाम बता के पूरा बताइए, आपने क्या किस तरह से एग्जाम दिए थे और क्या नुकसान हुआ? मेरा नाम विशाल चौधरी है। रिज़ल्ट तो मेरा इतना ठीक नहीं रहा, तैयारी थी नहीं, बोर्ड्स की तैयारी थी, अभी तैयारी करने आए हम। और मतलब बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करी थी, पर उनका रिज़ल्ट तो आ गया, मार्क्स तो आ गए उन सब के, बट उनको रैंक इतनी अच्छी मिल नहीं पाई। और जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी थी, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कारनामे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे सेंटर पे पेपर लीक हो चुके थे पहले ही। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि पेपर को लास्ट में फिल करे गए एक्सपर्ट के द्वारा, और ये सब बहुत सारी अलग अलग समस्या आई है। और ऐसा आया मानना है, लोग बोल रहे हैं कि उन सिर्फ कुछ लोगों का पेपर डबल होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा नेट का एग्ज़ाम डबल होना चाहिए। पूरा नीट का एग्जाम डबल होना चाहिए। कहीं अलग अलग मांगे हैं, हम एक और स्टूडेंट से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम रामजीत कटियार है और मैंने भी इस साल नीट की पहली बार दिया है और पढ़ाई भी उसमें मैंने अच्छे से की थी, लेकिन इस बार उतना अच्छे से मार्क्स नहीं आए। लेकिन मेरे हिसाब से तो नीट दोबारा होनी चाहिए, क्योंकि हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे पहले छोड़ दिया गया है या फिर ऐसे कुछ नॉर्मलिटीज़ हुई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं जो हमें न्यूज़ में नहीं देखी हैं। इसलिए मेरा मानना तो है कि नीट दोबारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कहा गया है, जो नीट के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस संस्थान के द्वारा, कि वो उस सेंटर पर जो है री नीट कराने का बोल रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उस सेंटर के अलावा भी पूरे सारे बच्चों के लिए नीट के एग्ज़ाम अलग होने चाहिए, क्योंकि उस सेंटर के अलावा भी बहुत सारे सेंटरों में ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि हमको नहीं पता है। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि सभी दूर से? हाँ, सभी का हो। मतलब देखिए, जो नीट के स्टूडेंट हैं उनकी मांग यही है कि वो, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और उनका कहना है कि उनके फ्यूचर का सवाल है, इसलिए एग्ज़ाम जो है पूरे के पूरे जो है नीट का एग्ज़ाम जो है री नीट होना चाहिए, मतलब दोबारा एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या निर्णय आता है। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान। खरगोन की बात करते हैं, जहां पे मॉनसून के पहले नगर पालिका ने जर्जर और क्षतिग्रस्त मकानों को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में 7 दिनों में जर्जर मकानों को हटाने का वक्त दिया है। आपको बता दें कि मॉनसून आने से पहले नगर पालिका अपनी तैयारियों में जुट गया है। ऐसे में 67 मकान मालिकों को नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है, जिनके मकान जर्जर और क्षतिग्रस्त है। अशोकनगर में डीएपी खाद नहीं मिलने के चलते किसान परेशान हैं, जिसके चलते किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चक्का जाम किया है। किसानों को मॉनसून आने के बाद खरीफ की फसलों की बुआई करनी पड़ती है। ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत है। किसान सुबह से खाद गोदाम पर पहुंच रहे हैं, पर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए चक्का जाम किया।
वहीं इंदौर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने शहर के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का काम तेज किया है। इसी कड़ी में नगर निगम के अमले ने अन्नपूर्णा मंदिर के सामने स्थित 4 चौपाटी से अतिक्रमण को हटाया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि जो यहां पर रह रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब बात अंबिकापुर की करते हैं, जहां पे नगर निगम और प्रशासनिक अमले ने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया है। दरअसल अंबिकापुर के नमना कला स्थित शासकीय भूमि और नाले की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करते हुए निर्माण कार्य किए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही अंबिकापुर निगम कमिश्नर और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और सभी अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। निगम आयुक्त प्रकाश राजपूत ने बताया कि शासकीय भूमि में अवैध तरीके से चल रहे निर्माण कार्यों पर निगम कार्रवाई करती रही है। उसमें 3 लोगों के द्वारा सरकारी जमीन में और नजूल जमीन में और नाले की जमीन को उसको पाट के मकान बनाया गया था और मकान बन भी रहा था और उसमें निवासरत कोई नहीं था, तो सिर्फ कब्जा करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उनको नोटिस भी दी गई है, 1 नोटिस 2 नोटिस, उसके बाद भी उनके द्वारा अपना कब्जा नहीं हटाया गया है। तो आज निगम की टीम और राजस्व अमला के द्वारा हटाया गया है। सागर में बस ऑपरेटर्स ने अचानक हड़ताल कर दी है, जिससे बसों के पहिए थम गए हैं, यात्री परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, जबलपुर की ओर से जाने आने वाली बसेस को दिल्ली सिविल लाइन होते हुए नहीं संचालित करने कर मकरोनिया से बमौरी तिराहा से होते हुए आरटीओ कार्यालय स्थित नए बस स्टैंड पहुंचने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से बस ऑपरेटर्स में नाराजगी थी और आज हड़ताल पर बस ऑपरेटर्स रहे, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। हम लोग पीलीकोटी से आए हैं बस स्टैंड, हमको जाना था बटेगढ़ जाना है, पर बस नहीं मिली, हड़ताल चल रही तो फिर वापस जा रहे हैं। नहीं मिल रही थी, मुझे पता नहीं था कि हड़ताल है आज, ना मैं घर से क्यों निकलती। अब क्या करूँगा, अब नहीं मिल जाएगी तो जाएंगी, ना तो घर पर लौट जाएंगे। अब परेशानी का ही है कि जा रहे थे बेटा, अब नहीं मिल रहा, संबंध पर है। और अब चलिए बात करते दतिया की, जहां पे पुलिस ने बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने अनुभाग सेवड़ा में टच ग्राउंड के पास घेराबंदी करके 6 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोर एक घर में डकैती करने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पांच जिलों के आरोपियों को भी आप अगर निकाल देते हैं, अगर उस लेवल की विवेचना हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एसआईटी जो अभी गठित किया जा रहा है कितना इफेक्टिव है। 3 प्रकरणों में दतिया पुलिस ने एसआईटी हाल में किया था, जिसमें एक आपका टोल वाला जो था उस प्रखंड में था, उसमें भी हमको सफलता मिली। जो घटना हुई थी वो भी काफ़ी गंभीर था। ये वाला भी एकदम जो जटिल एक चोरी का कब्जे नहीं था, तो इसमें भी हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था, जिसके कारण एक और बहुत बड़ा जो घटना हो सकती थी सेवा में, वो भी रुक किया और सारे आरोपी पकड़े। तो हमारा जो अभियान चल रहा है अपराधियों के विरुद्ध, वो कंटिन्यू रहेगा और सफल। मुरैना के सिहोनिया में 10 जून को हुए कत्ल के मामले में पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक पोते ने ही अपने दादा की हत्या का बदला लेने के लिए कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला सांगोली गांव का है, जहां पे 76 साल के रामाधार सिंह तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से 50 साल के जयसिंह तोमर की हत्या कर दी गई और पुलिस ने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस ने बताया कि मृतक रामाधार के पोते ने ही अपने दादा की मौत का बदला लेने के लिए जयसिंह तोमर को मौत की घाट उतारा था और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तो वहीं छतरपुर में पुलिस का अनोखा अंदाज सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस वाहन से नहीं बल्कि एम्बुलेंस के जरिए पुलिस स्पॉट पर पहुंची। जुआ के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 बाइक, 22,000 रुपए कैश भी जब्त किया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग की और देखिए ये प्लानिंग भी सफल नजर आई है। एम्बुलेंस लेकर पुलिस बाकायदा देखिए इन जुआरियों के अड्डों पर पहुंची। आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री उनके निर्देशन दिशा निर्देशन में पता चला कि आज बैटरी के हार में कहीं जुआ चल रहा है। तो मुखबिर द्वारा मुखबिर को लेके वहाँ जहाँ जुए की सूचना थी वहाँ पहुंचे। वहाँ लेकर हम लोग क्या कई दिनों से सूचना मिली थी, हम लोग क्या अपनी थाने की गाड़ी लेके जाते थे, वो लोग भाग जाते थे। आज हमने क्या किया, उसको एम्बुलेंस को बुला के हम लोग सब वहाँ पहुंचे। तो जहाँ जुआ चल रहा था उसी जगह हमने एम्बुलेंस खड़ी उसको घेर के पकड़ लिया। तो 7 व्यक्ति पकड़े गए, 3 बाइक पकड़ी गई हैं और 21,580 रुपए। हाँ, 1-2 व्यक्ति भाग गए वहां से, लेकिन हालांकि वहाँ 8 से 10 लोग खेल रहे थे और 7 लोग तो पकड़ लिए। बिलासपुर में नगर निगम होर्डिंग को लेकर अलर्ट हो गया है। आपको बता दें कि मुंबई में होर्डिंग से हुई हादसे के बाद बिलासपुर में नगर निगम अवैध होर्डिंग को लेकर कार्रवाई कर रहा है। अवैध होर्डिंग बिना सुरक्षा मापदंडों को पालन करके बनाए जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तेज आंधी तूफान में ये होर्डिंग टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है, जिसको लेकर निगम अलर्ट हो गया है और होर्डिंग पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें लगातार जो है पिछले 15 दिनों से अवैध होर्डिंग्स पे कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे पास इससे ये आउटपुट आया है कि लगभग 100 से अधिक हमारे पास ऐसे होर्डिंग्स के लिए आवेदन आ गए हैं जो कि पहले अवैध थे। उन्होंने स्ट्रक्चरल टेस्ट और बाकी जो फॉर्मेलिटी होती है उसको करा के उसको वैध करने के लिए आवेदन दिए। इससे 2 चीज हो जाएगा, एक तो हमारे निगम का आय भी बढ़ जाएगा और दूसरा ये जो अवैध होर्डिंग होते हैं तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल जांच नहीं होता है। जब आपको उसको वैध कराना होता है तो आपको स्ट्रक्चरल जांच, बीमा और सब कुछ करवाना होता है। तो इससे एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो लगभग खत्म हो जाते हैं, तो वो करवाया जा रहा है। और जोन्स को अभी भी आदेशित किया जा रहा है कि लगातार अवैध होर्डिंग से कार्रवाई करनी है। इस कारण हमारे बिलासपुर सिटी में अभी बहुत अवैध होर्डिंग पे लगभग कम भी हुई। तो वहीं माओवादियों के खात्मे के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार आए दिन नक्सलवाद समस्या से निपटने के लिए नए नए प्रयोग भी कर रही है, जिसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। हाल के दिनों में सुरक्षा बल के जवानों ने बस्तर के बीहड़ में नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए पहली बार अनूठा पहल किया है। दरअसल इंटरस्टेट कॉरिडोर पर बसे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर में बसे पामेड़ गांव से 7 किलोमीटर की दूरी से होकर बहने वाली चिंतावागू नदी पर जवानों ने रोपवे का निर्माण किया है। बस्तर के बीहड़ में पहली बार इस तरीके से रोपवे का निर्माण करवाया जा रहा है। इस रोपवे के निर्माण की असल वजह क्या है, बीजापुर से हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर की इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करिए। दक्षिण बस्तर के अंदरूनी वो इलाके जहां माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जहां माओवादी अपनी समानांतर सरकार चला पाने में कामयाब हो पा रहे थे, उन इलाकों में कैंप स्थापित करके सड़क और पुल पुलियों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और माओवादियों के आधार इलाके को ध्वस्त करने में सुरक्षा बल के जवान काफ़ी हद तक कामयाब हो पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है दरअसल तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में, यानी कि इंटर स्टेट कॉरिडोर पर बसे पामेड़ के इलाके में कैंप स्थापित किया गया और फिर पामेड़ से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर चिंतावागू नदी बहती है। उस नदी पे पुल का निर्माण कार्य आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हो पाया था। करीब 5 साल पहले इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। इस पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूर और मशीनरियों की सुरक्षा के लिए एक कैंप स्थापित किया गया नदी के एक किनारे पर, मगर माओवाद संगठन द्वारा नदी के दूसरे छोर से लगातार इस पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूर और मशीनरी पर फायरिंग की जाती रही और जो जवान इस निर्माण कार्य में लगे जो मजदूर हैं, मशीनरी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते रहे। उनके लिए अलग अलग समय पे अलग अलग एम्बुश प्लान किया जाता रहा, अलग अलग समय पे फायरिंग के अंजाम को फायरिंग किया जाता रहा, जिसकी वजह से घबरा कर मजदूर काम छोड़कर चले जाते रहे। इसके बाद
सुरक्षा बल के जवानों का एक कैंप और नदी के ठीक उस पार स्थापित किया गया। दिखा दीजिएगा, स्थापित किया गया इस पुल के निर्माण कार्य के पूरा होने से ठीक पहले। अब चूंकि मानसून दस्तक देने वाला है और पुल का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे में नदी के दूसरे किनारे पे यानी कि धर्मावरम के इलाके में जो कैंप स्थापित किया गया है, वहां तक बारिश के दिनों में किसी भी तरह की सुविधा या फिर किसी भी तरह के संसाधनों को पहुंचाने के लिए कोई और विकल्प जवानों के पास नहीं था। ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों द्वारा यहाँ पे एक रोपवे का निर्माण करवाया गया। जैसी जानकारी सुरक्षा बल के जवानों द्वारा दी जा रही है वो ये है कि इस रोपवे के निर्माण के लिए आईटीबीपी के 25 इंजीनियर्स तैनात किए गए थे और करीब 33 दिनों तक इस रोपवे का निर्माण कार्य चलता रहा और 33 दिनों में इस रोपवे का निर्माण कार्य पूरा हो गया। आपको बता दें कि चिंतावागु नदी जिस पे इस रोपवे का निर्माण कार्य करवाया गया, इस नदी के ठीक उस पार माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते आए हैं। माओवादियों के कंपनी नंबर 1 के साथ अलग अलग जो कमिटीज हैं, नक्सलियों के कैडर हैं, वो काफ़ी सक्रिय हैं। करीब 50 से 60 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में बड़े जो नक्सल लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी रहती है। तेलंगाना स्टेट कमेटी के साथ जगरगुंडा एरिया कमेटी, पामेड एरिया कमेटी और साथ ही पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी, दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के बड़े नक्सल लीडर्स अक्सर मौजूद रहते हैं और इस इलाके को माओवाद संगठन द्वारा अपना सुरक्षित पनाहगाह बनाया गया है। अब माओवादियों के इस सुरक्षित ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के पुल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है दक्षिण बस्तर के इलाके में कि जहां पुल का निर्माण कार्य होने से ठीक पहले दूसरे इलाके में सुरक्षा बल का कैंप स्थापित किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उस कैंप को स्थापित करने के पीछे वजह यही रही है कि इस पुल के निर्माण कार्य में लगे जो मशीनरीज रहे हैं, मजदूर रहे हैं और इनकी सुरक्षा में तैनात जो जवान रहे हैं, इन पे नक्सलियों द्वारा हमेशा हमला किया जाता था। 16 जनवरी 2024 को माओवाद संगठन द्वारा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा स्थापित किए गए उस कैंप पे एक बड़ा नक्सल अटैक किया गया था। करीब 12 घंटे तक जो है नक्सलियों द्वारा उस कैंप पे हमला किया जाता रहा। 1000 से अधिक BGL यानी कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के सेल दागे गए थे, जिसमें से 700 से अधिक जो सेल हैं वो उसमें विस्फोट नहीं हुआ, जिस वजह से उस कैंप को लूट पाने में नक्सली कामयाब नहीं हो पाए। बड़ी रणनीति के साथ, बड़ी योजना के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ जो है नक्सली उस कैंप को लूटने के उद्देश्य से पहुंचे जरूर थे, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की सूझबूझ की वजह से नक्सली अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए। अब चूंकि मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, यदि नक्सल संगठन द्वारा उस कैंप को लूटने के उद्देश्य से नियत से किसी तरह का कोई हमला किया जाता है तो उस कैंप में तैनात जवानों तक बैकअप पार्टीज या फिर मदद कैसे पहुंचाया जा सकता है, जबकि इस नदी को पार करने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, चूंकि पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस उद्देश्य से इस रोपवे का निर्माण कार्य करवाया गया है। इस रोपवे में करीब 4 से 5 सदस्य एक बार में सवार होकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं और साथ ही यदि नक्सली किसी तरह का कोई हमला करते हैं उस कैंप पे तो वहां तक मदद पहुंचाने में ये रोपवे काफी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही नदी के उस पार बसे करीब 55 गांव के हजारों जो आदिवासी हैं वो मानसून के सीजन में उफनते इस नदी को पार नहीं कर पाते थे, किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो भी। तो अब उन ग्रामीणों के लिए भी ये रोपवे काफी मददगार साबित होगा। इसी उद्देश्य से इस रोपवे का निर्माण कार्य करवाया गया। बस्तर में इस तरह का पहला प्रयोग सुरक्षा बल के जवानों द्वारा किया गया है और NDTV की टीम ग्राउंड पर पहुंची उस रोपवे को दिखाने के लिए, जिस रोपवे के माध्यम से सुरक्षा बल के जवानों तक मदद पहुंचाया भी जा सकता है। इसके साथ ही उस नदी के उस पार बसे 55 से अधिक जो गांव हैं, हजारों जो बासिंदे हैं, निवासरत रहते हैं, जो सरकार की बुनियादी सुविधाओं से बेहद दूर आदिम युग की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, उन तक भी मदद पहुंचाने में ये रोपवे काफी मददगार साबित होगा। बहरहाल देखना यह होगा कि बारिश के दिनों में इस रोपवे का इस्तेमाल किस तरह से सुरक्षा बल के जवान कर पाने में कामयाब हो पाते हैं। NDTV के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट, पामेड। और यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।